गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हर्षवर्धन। ये पुष्यभूति वंश का था और थानेश्वर और कन्नौज का राजा था। हर्षवर्धन को समझने से पहले हमें भारत की उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ा साम्राज्य गुप्तों ने बना लिया था, लेकिन जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनके सामंत या जो उनके अधीन शासक थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अपने छोटे छोटे राज्य बनाए। ऐसे ही एक राज्य था थानेश्वर, और उस समय जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें ये था कि ये लोग आपस में लड़ रहे थे और कोई भी बड़ी शक्ति ऐसी नहीं थी जो भारत को एक सूत्र में पिरो पाए। तो हर्षवर्धन को जानने के हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, हमें बहुत जानकारियां मिलती हैं। और जब हम स्रोतों की चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित, जिसमें ये हर्ष की जीवनी के बारे में बताता है। ये संस्कृत में लिखी गई है और ये 8 भागों में विभाजित है। जिसके पहले अध्याय में ये अपने जीवन और अपने परिवार के बारे में बताता है। दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर ये थानेश्वर की इतिहास के बारे में बताता है। छठे और सातवें में ये हर्षवर्धन की विजय और उसके युद्धों के बारे में बताता है। और अपने अंतिम अध्याय में ये भारत में उस समय के जो विभिन्न धार्मिक संप्रदाय थे उनकी जानकारी देता है। ये हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की संपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है और एक खेल का नाम आता है चतुरंग। और इस चतुरंग को जो आधुनिक खेल है शतरंज, उसका पूर्वज माना जाता है। इसके अलावा इसने एक दूसरी पुस्तक भी प्रारंभ की थी जिसका नाम था कादंबरी, लेकिन अपने जीवन काल में ये उसको पूरी नहीं कर पाया और बाद में उसका जो पुत्र था भूषण भट्ट, उसने इस उपन्यास को पूरा किया। ये रोमांटिक एक नॉवल है जो चारुदत्ता और कादंबरी इन दोनों की प्रेम कथा पर आधारित है। बाणभट्ट के अलावा हर्षवर्धन के समय में और भी दरबारी कवि थे, जिसमें एक नाम प्रमुख है मयूर, और उसने सूर्य शतक की रचना की थी। इसके अलावा साहित्य के स्रोतों में एक विदेशी सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, और उस पुस्तक का नाम है सीयू की। और ये पुस्तक लिखी थी हुएन सांग ने, जो एक चीनी तीर्थयात्री था जो भारत आया, बहुत समय तक रहा और हर्षवर्धन के शासन में भी वो रहा। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम या तीर्थयात्रियों का राजकुमार या मास्टर ऑफ द लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसने हर्षवर्धन के दरबार, उसके शासन प्रबंध और किस तरीके से उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, इसका पूरा विवरण हमें हुएनसांग से मिल जाता है। 7वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसमें जो उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी शिक्षा व्यवस्था का भी पूरा विवरण हमें मिल जाता है। और इसका कारण ये था कि ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की थी और इसके अलावा कुछ समय के लिए उसमें अध्यापन कार्य भी किया था।
इन दो साहित्यिक स्रोतों के अलावा हर्षवर्धन खुद एक बहुत अच्छा राइटर था। उसने 3 नाटक या ड्रामा लिखे, जिसमें एक है नागानंद। नागानंद यानी कि जॉय ऑफ द सरपेंट। ये संस्कृत का एक नाटक है जो 5 भागों में है, और इसमें जो बोधिसत्व जीमूत वाहन है, किस तरीके से उसने अपनी बलि देकर नागवंशों को बचाया, इसका बड़ा रोचक विवरण मिल जाता है। इसके बाद इसकी एक दूसरी किताब लिखी थी, रत्नावली। और रत्नावली का शाब्दिक अर्थ है ज्वेल नेकलेस। ये संक्षिप्त नाटक है जो 4 एक्ट्स में है। इसमें उदयन और रत्नावली, जो सिलोन के राजा की पुत्री थी, उसके प्रसंग, प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि हमें, देखिए, भारत में 2 बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हैं, होली और दिवाली। तो होली का सबसे पहला जो टेक्सचुअल एविडेंस है या पुस्तकों में जो विवरण मिलता है, वो हमें रत्नावली से मिलता है। इसके अलावा इसने एक तीसरा प्ले भी लिखा था, प्रियदर्शिका। ये भी इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। ये काफ़ी प्रचलित नाटक हुआ। G.K. नरीमन एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। और ये भी एक लव स्टोरी है जो उदयन और प्रियदर्शिका के बीच थी। अब हर्ष, ह्यूएन और बाणभट्ट और मयूर, ये सारी जानकारी हमें देते हैं और हमें हर्षवर्धन के बारे में साहित्यिक रूप से बहुत कुछ मिल जाता है। इसके अलावा हमें कॉपर प्लेट्स मिलती हैं, ताम्र पट्टिकाएं। ताम्र पट्टिकाओं में एक हमें जो मिलती है, वो मिलती है बांसखेड़ा से। ये शाहजहांपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये ताम्रपट्टिका मिली और ये 628 ईडी की है। यहाँ ये ध्यान रखना कि हर्षवर्धन ने बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया। उसने अपना शासन 606 में शुरू किया और वो 647 तक भारत का राजा रहा। 41 साल उसने शासन किया। तो ये 628 एडी की है। और इस बांसखेड़ा कॉपर पट्टिका की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पर हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हैं। ये अकेला ऐसा अभिलेख है जिसके ऊपर हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हैं। इसमें राजवर्धन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसने मालवा के देवगुप्त को पराजित किया था। इसके अलावा उसमें किस तरीके से शशांक ने छल कपट से राजवर्धन की हत्या की थी, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये भी जानकारी मिलती है कि हर्ष शिव भक्त था। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। बांसखेड़ा के बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉपर पट्टिका हमें मिली है मधुबन से। ये मधुबन जो है, ये घोसी तहसील में पड़ता है। एक विधानसभा भी है आजमगढ़ में। और ये 631 में कॉपर पट्टिका बनी थी। ये संस्कृत में है। इसमें सबसे पहले तो हर्ष के पूर्वजों की जानकारी उत्कीर्ण है। इसको 2 ब्राह्मणों को अनुदान या उपहार के रूप में जो दिया गया था, उसका पूरा विवरण मधुबन से मिल जाता है। और उसमें हमें किस तरीके से उसका शासन प्रबंध था और कौन कौन से कर लगते थे,
इसकी जानकारी भी मिल जाती है। जैसे तुल्यमेया, भाग भोग, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरी है मधुबन। तीसरी एक और उसकी ताम्र पट्टिका है जो है सोनपत, कॉपर प्लेट। ये जो है इसमें हर्षवर्धन की क्रोनोलॉजी यानी कि उसके वंश का पूरी जानकारी इस कॉपर पट्टिका में हमें मिल जाती है। तो ये तीन ताम्र पट्टिकाएं हैं जो हर्षवर्धन के शासन के बारे में बताती हैं। इसके बाद हर्षवर्धन के समय के चांदी और सोने के सिक्के हमें मिल जाते हैं जिनके ऊपर शिलादित्य लिखा हुआ है। शिलादित्य वो उपाधि थी जो हर्षवर्धन ने धारण की थी। इसके अलावा हमें कुछ मोहरें भी मिलती हैं। जैसे राजसी कोई आदेश होते थे, उनके ऊपर मोहरें लगाई जाती हैं। तो दो हमें मोहरें भी मिली हैं। एक तो हमें नालंदा से मिली है, वो क्ले सील है, और दूसरी हमें सोनीपत से मिली है जो तांबे की बनी हुई है। तो इन सारे स्रोतों के आधार पर हम हर्षवर्धन को उसका पता, इतिहास पूरा पता कर लेते हैं। अब हम आते हैं हर्षवर्धन के ऊपर। देखो, थानेश्वर, इसमें पुष्यभूति वंश और उसका थोड़े बहुत पहले शासक रहे होंगे, लेकिन जो शासक बहुत प्रोमिनेंट रूप में उभरा वो था प्रभाकर वर्धन, और इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी प्रतापशिला की। तो ये जो प्रभाकर वर्धन था, इसके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र था राजवर्धन, छोटा पुत्र था हर्षवर्धन, और उसकी एक बेटी भी थी राजश्री। उसने अपनी बेटी का विवाह कन्नौज का जो मौखरी वंश का शासक था गृहवर्मन, उसके साथ कर दिया। अब उन दिनों हूणों के आक्रमण होने लगे। जो स्रोत हैं वो ये बताती हैं कि प्रभाकर वर्धन के हूणों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, शत्रुता थी, और एक बार प्रभाकर वर्धन ने हूणों को पराजित भी किया था। लेकिन जब उत्तर पश्चिम सीमा से हूणों ने फिर सिंध की तरफ से आक्रमण किया तो प्रभाकर वर्धन ने अपने दोनों पुत्रों राजवर्धन और हर्षवर्धन दोनों को बड़ी सेना लेकर हूणों के विरुद्ध भेज दिया। अब पीछे क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ गए। जब वो ज्यादा बीमार पड़े और मृत्युशैया पर पहुंच गए तो उनकी पत्नी ने वो कर दिया, अपने आप को सती कर लिया। जब प्रभाकर वर्धन की बीमारी का समाचार आगे गया पहुंचने के लिए तो राजवर्धन आगे निकल चुका था और हर्षवर्धन थोड़ा पीछे था। तो पहले ये समाचार हर्षवर्धन को मिला, वो लौट के आया अपने पिता के पास और उसके पिता ने कहा कि तुम राजकाज संभालो, और उसके बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई। अब राजवर्धन भी ये समाचार सुनकर लौट आया। राजवर्धन शासन करने के लिए इच्छुक नहीं था। वो चाहता था कि हर्षवर्धन शासक बने, जबकि हर्षवर्धन चाहता था कि राजवर्धन थानेश्वर का राजा बने। अब इस स्थिति का देखो, राजवर्धन भी युवा, हर्षवर्धन उस समय केवल 16 साल का, और इनके जो वैवाहिक संबंध हैं वो कन्नौज के मौखरी वंश से हैं, और उसका जो राजा है गृहवर्मन वो भी युवा, यानी कि सभी अनुभवहीन थे। तो इसका फायदा मालवा के शासक ने उठाया जिसका नाम था देवगुप्त, और उसकी एक बड़े दुष्ट राजा से जो गौड़ या बंगाल का राजा था शशांक, उससे मित्रता थी। तो उन्होंने मौका पाकर गृहवर्मन पर आक्रमण किया, उसकी हत्या कर दी, और जो उसकी पत्नी थी राजश्री उसको बंदी गृह में डाल दिया। अब जहां ये दोनों आपस में यही बात कर रहे थे भाई कि तुम शासक बनो या तुम शासक बनो, इतने में ये समाचार आया। तो राजवर्धन ने तुरंत शासन को स्वीकार कर लिया और एक वो बड़ी सेना लेके
देवगुप्त के पीछे गया। उसने देवगुप्त को पराजित कर दिया। शशांक उस समय थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन शशांक ने बड़ी चालाकी से राजवर्धन को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। अब हर्षवर्धन के पास कोई चारा नहीं था। वो शासन नहीं करना चाहता था, फिर भी वो गद्दी पर बैठा। तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और इसके लिए उसको एक उसके ममेरा भाई भी था और बाद में जो उसका महामंत्री भी बना, जिसका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भंडी, उसकी सलाह पर यह शासक बना। और फिर सबसे पहले हर्षवर्धन, उसके सामने दो चीजें आई। एक तो जैसे ही वो शासक बना तो कामरूप एक जगह है जो वर्तमान में आसाम के नाम से जानी जाती है, और वहां का शासक था भास्कर वर्मा। उसने कहा कि मैं हर्ष आपसे दोस्ती या मित्रता करना चाहता हूं। अब ये स्थिति बड़ी विचित्र थी, क्योंकि आसाम और बंगाल पास पास हैं। तो भास्कर वर्मा चूंकि शशांक का विरोधी था, इसलिए उसने हर्षवर्धन से मित्रता की। तो एक तो उसके पास ये अच्छा समाचार आया, और दूसरा उसके पास ये समाचार आया कि कन्नौज से उसकी बहन वहां से चली गई है और वो विंध्याचल के वनों में है। तो अब उसके पास दो लक्ष्य थे। एक, अपनी बहन को खोजना जो विंध्याचल के वनों में चली गई है, और दूसरा, अपने शत्रुओं को दंडित करना। अब उसने सबसे पहले अपनी बहन को खोजने का प्रयास किया और अल्टीमेटली उसने अपनी बहन राजश्री को सती होने से पहले ही बचा लिया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर्ष के इस अभियान में उसकी मदद करी। इसमें एक है व्याघ्र केतु। इसमें और दूसरा नाम था भूकंप। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी मदद करी। उसके बाद एक और नाम था निग्रट, और एक साधु भी था जिसने उसकी बहन का पता बताया था, और वो था दिवाकर मित्र। तो इन सब के सहयोग से उसने अपनी बहन को वहां से छुड़ा लिया और वो उसको लेके अपने राज्य में भेज दिया। अब उसका दूसरा जो लक्ष्य था, शत्रुओं को दंडित करना। इसके लिए उसने दिग्विजय शुरू की, जो लगभग 6 वर्षों तक चली। सबसे पहले इसने शशांक को पराजित किया, बंगाल के शासक को, जो सारी मुसीबतों की जड़ था। हालांकि वो उसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने शशांक को भराया और बंगाल के बहुत सारे प्रदेशों पर हर्षवर्धन की सेना ने आतंक भी फैलाया। इसके बाद दूसरे नंबर पर उसने सिंध के राजा को हराया। फिर तीसरे में उसने वल्लभी राज्य को जीता, जिस समय उसका शासक ध्रुव सेन सेकंड था, उसको उसने पराजित किया। इसके अलावा उसने वेस्ट में आनंदपुर, कच्छ, सौराष्ट्र, ये सारी चीजें जीत ली। वो नर्मदा नदी के तट पर आया और वो नर्मदा नदी के तट को पार करके और दक्षिण में भी अपना प्रभाव बनाना चाहता था। लेकिन उस समय उसका समकालीन शासक था चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड। ये वातापी के चालुक्य हैं। चालुक्यों की बहुत शाखाएं हुई हैं, तो उसमें ये वातापी का चालुक्य है। तो पुलकेशिन सेकंड की सेना में और हर्षवर्धन की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन सेकंड विजयी रहा। हालांकि इस युद्ध का कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकला। केवल ये परिणाम निकला कि हर्षवर्धन की सीमा नर्मदा नदी के तट के इस तरफ रह गई और पुलकेशिन सेकंड की दूसरी तरफ। पुलकेशिन सेकंड ने इस युद्ध को जीतने के बाद 2 उपाधियां ली थी। एक उसने उपाधि ली थी परमेश्वर की, और दूसरी उसने जो उपाधि ली थी वो थी दक्षिणापथ पृथ्वी स्वामी की।
और ये सारी जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है, जो अभिलेख है आइहोल अभिलेख। और ये आइहोल अभिलेख रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन सेकंड का दरबार में था, उसके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जब शशांक की मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन ने उड़ीसा के हिस्से को, गंजाम को भी अपने अधिकार में ले लिया। तो अगर उसके साम्राज्य विस्तार की बात आती है तो उसके साम्राज्य में थानेश्वर था, कन्नौज था, अहिछत्र था, श्रावस्ती थी, प्रयाग थी, मगध उसने जीत लिया और अल्टीमेटली उसने उड़ीसा को जीत लिया। लेकिन एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजनगल। ये वो स्थान है जो वर्तमान में आज ये कहलाता है राजमहल। ये वो स्थान है जहां पहली बार हुएन से हर्षवर्धन की मुलाकात हुई थी। तो एक तरह से आप ये देखते हैं कि पश्चिम में, दक्षिण में नदी, नर्मदा नदी के तट तक, और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। यानी कि गुप्तों के बाद वो पहला ऐसा शासक है जिसने भारत के इतने बड़े क्षेत्र को एक सूत्र में पिरो दिया। ये उसकी राजनीतिक डेवलपमेंट है। उसके बाद उसका धार्मिक डेवलपमेंट भी है, जो दान से भी जुड़ा हुआ है। और इसके लिए हमें दो असेंबली की बात करनी होगी। इसमें पहला है कन्नौज। कन्नौज के हमें एक महासम्मेलन का विवरण मिलता है, और हुएनसांग के दृष्टिकोण से देखें तो उसने ये बताया है कि हर्षवर्धन का जो कन्नौज महासम्मेलन है उसका उद्देश्य ये था कि अन्य धर्मों के विरुद्ध महायान धर्म की महत्ता को स्थापित करना। जब आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बाद में उसकी दो शाखाएं हो गई थी। बाद में तो और भी शाखाएं हुई, लेकिन प्रारंभ में दो शाखाएं हुई, ग्रेटर व्हीकल एंड लेसर व्हीकल, महायान और हीनयान। तो हर्षवर्धन महायान शाखा से प्रभावित था। ये जो सम्मेलन है कन्नौज का, ये 18 दिन चला था, और इस सम्मेलन का अध्यक्ष हुएनसांग को बनाया गया था। ये इतना बड़ा सम्मेलन था कि इसमें 18 देशों के राजाओं को बुलाया गया। हीनयान और महायान दोनों शाखाओं के करीब 3000 भिक्षुओं को यहां आमंत्रित किया गया। इसमें 300 ब्राह्मण भी थे, इसमें जैन आचार्य भी थे, और नालंदा विहार के 1000 भिक्षु भी इस सम्मेलन का हिस्सा था। इतना बड़ा सम्मेलन ये बनाया गया। और ये बौद्ध धर्म से इसलिए जुड़ा मान सकते हैं क्योंकि जो सबसे पहला जुलूस निकाला गया इस सम्मेलन में, उसमें सबसे आगे महात्मा बुद्ध की मूर्ति को रखा गया था। इसमें हमें यह भी विवरण मिलता है कि ह्यूएनसांग ने एक घोषणा की थी कि कोई भी आकर मुझसे वाद विवाद कर ले, और अगर मैं पराजित हुआ तो मैं अपना सिर कटा लूंगा। लेकिन हर्षवर्धन ने उसको पब्लिकली ये सारी चीजें नहीं करने दी। हर्षवर्धन ने उससे पहले ही घोषणा कर दी कि अगर कोई हुएनसांग को छुएगा या चोट पहुंचाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, और अगर हुएनसांग के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा या बोलेगा तो उसकी जीभ काट ली जाएगी। तो ये सारी चीजें या कन्नौज सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि जीवन के अंतिम चरण में हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हो गया था। अब दो इंसिडेंट्स भी ये चीजें बताते हैं। वो बलपूर्वक
कश्मीर के राजा से बुद्ध के दांत का अवशेष लेके आ गया था। और दूसरा, उसने उड़ीसा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नालंदा विहार के 4 प्रचारकों को भेजा था, जो उसका हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव के विषय में हमें बताता है। उसके बाद एक क्विनक्विनियल असेंबली या पंचवर्षीय सम्मेलन भी करता था वो, और वो प्रयाग में करता था। ठीक है। इसमें पहले 3 दिन पूजा होती थी। पहले दिन की पूजा गौतम बुद्ध की होती थी। दूसरे दिन आदित्य देव यानी कि सूर्य की पूजा की जाती थी, और तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी। इसमें हर्षवर्धन जो कुछ भी 5 वर्षों में अपना कमाता था, वो सब का सब वो भिक्षुओं को और ब्राह्मणों को दान में देता था। केवल सेना को छोड़ता था, कभी कभी तो अपना वो दुशाला भी उसका दान में चला जाता था। तो इसीलिए कहते हैं कि हर्षवर्धन से बड़ा दानवीर राजा प्राचीन भारत में कोई नहीं हुआ। अब एक चीज और हुई, प्रयाग में हर 5 साल बाद सम्मेलन हो रहा है, बड़ा सम्मेलन हो रहा है, एक तरह से मेला सा भी जुट रहा है, और उसी की परंपरा को आगे बढ़ाया, और अल्टीमेटली ये जो प्रयाग फेयर है ये अस्तित्व में आना शुरू हो गया। 8वीं शताब्दी में इसको आगे बढ़ाया गया, उसके बाद ये बन गया। अब हम आते हैं इसके शासन प्रबंध पे, एडमिनिस्ट्रेशन पर। एडमिनिस्ट्रेशन में जो 4 भाग आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहला है भुक्ति। भुक्ति यानी कि प्रांत। और इस भुक्ति का जो इंचार्ज होता था या जो गवर्नर होता था वो लोकपाल कहलाता था। भुक्ति और नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसको विषय बोला जाता था। ये एक तरह से जिले थे, और इनका जो इंचार्ज होता था वो विषयपति कहलाता था। उसके बाद इसकी भी एक सब डिवीजन होती थी, जैसे आजकल तहसील होती है, और वो कहलाती थी पठक। और शासन प्रबंध की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कहलाती थी ग्राम। ठीक है। और जो ग्राम का इंचार्ज होता था या मुखिया होता था वो ग्रामिक नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो नगर थे उसमें 4 बहुत प्रमुख अधिकारी थे। नंबर 1 नगर श्रेष्ठी, ये नगर सभा का अध्यक्ष होता था। वर्तमान में जैसे आप मेयर की पोजीशन मानते हैं उसी तरीके से नगर श्रेष्ठी की पोजीशन होती थी। उसके बाद दूसरा होता था सार्तवाहा। ये जो सार्तवा होता था ये व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था। व्यापारियों की क्या परेशानी है, उनकी क्या समस्या है, उनको अगर कोई डील करता था तो वो सार्तवाह करता था। उसके बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था प्रथम कुलिक। ये कारीगरों का प्रतिनिधि होता था, जो क्राफ्ट्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम करते थे, उनका जो नेतृत्व करता था वो प्रथम कुलिक होता था। और एक और ऑफिसर होता था, वो होता था प्रथम कायस्थ। ये लिपिकों का प्रतिनिधित्व करता था। जो लोग अकाउंट कीपर थे, रिकॉर्ड कीपर थे, इन सब का प्रतिनिधित्व ये प्रथम कायस्थ के रूप में वो करता था। तो ये 4 अधिकारियों के विवरण भी हम लोगों को मिल जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर और भी शासन में पदाधिकारियों के नाम हैं जो हमें विभिन्न स्रोत जिनको हमने डिस्कस किया है उनमें हमें मिल जाते हैं। ह्यूएनसांग के रिकॉर्ड से मिल जाते हैं, बाणभट्ट के रिकॉर्ड से मिल जाते हैं, ताम्रपट्टिकाओं से मिल जाते हैं। एक होता था महासामंत। उसके बाद एक हमें नाम मिलता है महाराज। इसके बाद एक हमें नाम मिलता है दौसाद
साधनिक, ये पुलिस अधिकारी होता था। इसके बाद प्रमातार, ये न्यायाधीश या जज होता था। इसके बाद राजस्थानीय, उसके बाद कुमार मात्य, फिर उपारिक, ये जो प्रांतीय कंट्रोल जो करता था, प्रोविंसेस को कंट्रोल करता था, वो उपारिक कहलाता था। उसके बाद विषयपति, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। भट्ट और सेवक, ये कुछ ऐसे पद के नाम हैं जिनका विवरण हमें मिल जाता है। इसके अलावा हमें हर्षवर्धन के समय के ऑफिसर्स के नाम भी मिल जाते हैं, और इसमें सबसे प्रमुख जो नाम है वो है भंडी। ये महामंत्री होता था और सबसे बड़ा था, और हर्षवर्धन के प्रारंभिक काल से उसके सलाहकार के रूप में भंडी का नाम आता है। उसके बाद एक नाम आता है अवंती। ये मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस था, जो उस समय युद्ध और शांति का मंत्री होता था। वो महासंधि विग्रही का कहलाता था। महासंधि विग्रही का। ठीक है, तो ये अवंती था। उसके बाद एक सिंहनाद का भी नाम आता है, और ये सिंहनाद सेनापति होता था हर्षवर्धन की सेना का। उसके बाद एक और नाम आता है कुंतल, जो आर्टिलरी थी, जो घुड़सवारी थी, उसका इंचार्ज कुंतल था। उसके बाद एक और नाम है स्कंदगुप्त, जो गज सेनाध्यक्ष था। जितने भी हाथी थे सेना में, उनका अध्यक्ष ये स्कंदगुप्त था। और एक और नाम आता है ईश्वर गुप्त। ये पूरे राज्य के जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे, लेखा जोखा, एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स का सारा जो इंचार्ज होता था, वो ये ईश्वर गुप्ता होता था। जहां तक सैलरी की बात है, तो वहां पर सैलरी हर्षवर्धन के समय में कैश में ना होकर काइंड में थी। जो अधिकारी थे उनको लैंड ग्रांट दे दिया जाता था। तभी सामंती व्यवस्था जो है वो इस समय बहुत मुखर थी, तो अनुदान दे दिए जाते थे, और उसी अनुदान से वो सारा खर्चा चलाते थे। लेकिन जो सैनिक होते थे उनको कैश तनख्वाह दे दी जाती थी। अच्छा, लैंड दो तरीके से है। एक तो अनुदातित भूमि हो गई, और एक राजा का है क्राउन लैंड, जो सीधा राजा के नियंत्रण में है। तो जो राजा की भूमि होती थी, उसमें 1/4 भाग लोक सेवकों, वो बुद्धिजीवियों के लिए रखा जाता था, जो भी प्रॉफिट होता था, और 1/4 धर्म संप्रदायों के लिए रखा जाता था, धर्म के लिए रखा जाता था। और इसीलिए हुएनसांग ये बताता है कि उस समय धार्मिक रूप से सब लोग बड़े प्रसन्न थे, और कोई भी धार्मिक आयोजन रोका नहीं जाता था पैसे के अभाव में। और यहां तक वो जानकारी देता है कि हर्ष ने नालंदा विहार के लिए 100 गांवों का राजस्व नालंदा यूनिवर्सिटी को दे दिया था। पर जहां तक फॉरेस्ट का सवाल है, वन का सवाल है, तो वन को राष्ट्र निधि माना जाता था, और वहां पर बकायदा सरकारी वनपालों की नियुक्ति की जाती थी। जहां तक राज्य की आय का सवाल है, जैसा हर जगह होता है, मुख्य साधन क्या था? भूमि का, लैंड रेवेन्यू। लेकिन लैंड रेवेन्यू बहुत हल्का था। कुल 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। व्यापारियों के लिए भी सारी सुविधाएं थी। उनको बहुत हल्का सीमा शुल्क देना पड़ता था, और अगर वो कोई नदी या इससे कोई अपना व्यापार कर रहे हैं तो बहुत ही हल्का उन्हें जल मार्ग शुल्क देना पड़ता था। एक और चीज इन स्रोतों से निकल के आई कि कारीगरों को भी कर देना पड़ता था, पर कुल मिला के कर की नीति बहुत नरम थी। 2 तरीके के टैक्स की जानकारी हमें मिल जाती है। एक है तुल्यमेया कर,
ये एक तरह से सेल टैक्स था, बिक्री कर था। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टैक्स बार बार आता है वो है भाग भोग कर, शेयर ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि जो राजस्व का हिस्सा है वो भाग भोग कर था। तो कुल मिला के हर्षवर्धन के समय में जो सामान्य जनता थी वो अपनी हंसी खुशी से जीवन जी रही थी, समृद्धता थी। वो हर्षवर्धन धार्मिक अहिष्णु नहीं था, वो सारे धर्मों को साथ लेके चलता था। और बहुत सारे स्रोत ये भी प्रमाणित करते हैं कि वो शिव भक्त था। और बाद के दिनों में अगर वो बौद्ध धर्म की तरफ थोड़ा झुका, इसके बाद भी वो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जैन आचार्य हो, चाहे वो बौद्ध हो, आपने देख लिया था कन्नौज असेंबली में, वो धर्मपरायणता की बात करता था। वो शक्तिशाली, निडर और साहसी था, क्योंकि बिना इसके इतने बड़े भूभाग को एक छोटे से थानेश्वर और कन्नौज से फैलाने वाला वो व्यक्ति था। तो हर्षवर्धन का स्थान दान के क्षेत्र में प्राचीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तुर्कों के आने से पहले वो अंतिम ऐसा उत्तर भारत का राजा था जिसने इतने बड़े भाग को अपने अधिकार में किया था। थैंक यू।